ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास में बहुत अलग-अलग वैरायटी के टाइप आ सकते हैं। उससे पहले मैं बहुत अच्छा अपग्रेड दे देता हूँ इस चैनल के लिए कि ये 9th क्लास के लिए रहेगा ब्लैक वाला टी-शर्ट। इट इज़ अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, ठीक है? तो आज उनका बर्थडे है 20 अक्टूबर को, इसलिए मैंने आज रिवील किया, ठीक है? सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिज़ीक। आज हमें लेक्चर 4 चालू करना है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के हमने बेसिक्स पढ़े थे और फोर्सेस पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर हमने पढ़ा था इनर्शिया और मोमेंटम, फिर हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया और फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, ठीक है? सो पिछले लेक्चर में मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखाया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, तो इस लेक्चर में मैं आपको स्टेटमेंट बता दूंगा। अब इस लेक्चर में मेजरली हम करने क्या वाले हैं, इस लेक्चर में हमने जो पिछले वाले टॉपिक्स हमारे पढ़े उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करने वाले हैं, ठीक है? सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है? सो उससे पहले मैं बहुत अच्छा अपग्रेड दे देता हूँ इस चैनल के लिए कि टी शर्ट प्रिंट करवा लिए। सो ये 9th क्लास के लिए रहेगा ब्लैक वाला टी-शर्ट। पहले मैं सोचा था 10th क्लास के लिए रखूंगा ब्लैक टी-शर्ट, मगर शेड्यूल के हिसाब से इस 20 अक्टूबर को मेरे को ये टी-शर्ट्स रिलीज करने थे, या फिर ये लोगो मतलब ये टी-शर्ट वाला लोगो वाला टी-शर्ट रिलीज करना था। तो 20 अक्टूबर को क्लास 9 का वीडियो आ रहा था, तो फिर अब क्लास 9 को ब्लैक वाला देना पड़ा, है ना? ऑल्दो एक रेड कलर का भी था, ये रेड कलर का है जो 9th क्लास के लिए देने वाला था मैं, या फिर 9th क्लास के लिए ये टी-शर्ट रखने वाला था मैं, मगर अब शेड्यूल में पहले मेरे को ब्लैक ही देना था, तो शेड्यूल में पहले 9th क्लास आ रही थी, तो अब ब्लैक वाला 9th क्लास के लिए रहेगा और रेड वाला रहेगा 10th क्लास के लिए, ठीक है? जब तक हमारी 10th क्लास और 9th क्लास चल रही है। जब आगे 11th और 12th करेंगे तब अलग तरीके की चीज़ें होगी, अभी उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? सो अब 20 अक्टूबर को ही मैं ये क्यों रिलीज़ कर रहा हूँ, 20 अक्टूबर को ही रिलीज़ क्यों कर रहा हूँ, वो भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अब अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हो, मैं खाली ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? इतनी भी पर्सनल नहीं, मगर थोड़ी बहुत चैनल से रिलेटेड है और मेरी लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है? सो ये मतलब ब्लैक रहेगा 9th क्लास के लिए और रेड रहेगा 10th क्लास के लिए, ठीक है? और पीछे इसके कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हो। पीछे केके's मैथ्स क्लब लिखा हुआ है ना? अब केके's मैथ्स क्लब क्या है? ये इंस्टीट्यूट है, ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी, जहाँ पे मैं पढ़ा था। तो जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, इट इज़ अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, ठीक है? तो मैं मतलब उनका नाम मैंने लिखवा रखा है, ठीक है? तो उनके इंस्टीट्यूट का नाम। सो इट इज़ अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, ठीक है? तो आज उनका बर्थडे है 20 अक्टूबर को, इसलिए मैंने आज रिवील किया, ठीक है? सो अब ये सारी बातें तो हो गई, अब हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हमारे। तो समझ में आ गया ब्लैक वाला 9th के लिए, रेड वाला 10th के लिए। चलो हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर की तरफ, ठीक है? उससे पहले मैं आपको सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बताता हूँ कि सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। अब हमने खाली प्रूफ देखा था या फिर मैथमेटिकली चीजें देखी थी, एग्जाम में पूछ लिया तो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ का तो क्या था, इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless an external force is applied on it, ठीक है? तो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अब सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उसका उतना चेंज मोमेंटम में चेंज आएगा और टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा, है ना? तो उसको हम इस लैंग्वेज में लिखते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है? अब कोई कोई बुक्स में लीनियर मोमेंटम भी दिया होता है, और लीनियर मोमेंटम क्यों दिया होता है वो आप 11th क्लास में पढ़ लोगे, अभी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लीनियर मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसके लिए लीनियर मोमेंटम काम आता है, ठीक है? अगर इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम वगैरह के भी कॉन्सेप्ट होते हैं, मगर वो जब हम रोटेशन मतलब सर्कल में चीजें घूमेगी ना तब वो कंसिडर करेंगे। अभी हमारे पास में मोमेंटम ही है ना? तो लीनियर मोमेंटम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। में लिख देता हूँ आपके लिए, द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to applied force, ठीक है? अभी आप न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट में लिख देना आप, ठीक है? अगर आप नोट्स बना रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा लिख रहे हो
तो ये था हमारे पास में न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर की तरफ, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू फॉल, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, हाँ, इनर्शिया ऑलवेज टेंड्स टू, हमारे पास में क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, इनर्शिया ऑलवेज टेंड्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में डेसिलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीज द स्पीड, थर्ड सेकंड ऑप्शन क्या है, डिक्रीज द स्पीड, थर्ड ऑप्शन क्या है, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, डेसिलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, क्या इनर्शिया क्या करवाता है, उसके लिए कौन सा करेक्ट है। अब पहला ऑप्शन देखो कि क्या वो डिक्रीज इंक्रीज कराता है स्पीड, हाँ बिल्कुल कराता है भाई, स्पीड इंक्रीज कराता है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, डिक्रीज कराता है स्पीड, ठीक है, डिक्रीज भी कराता है स्पीड। इंक्रीज कराता है, अगर मैं उसको और पुश दे दूंगा तो वो इंक्रीज हो जाएगी स्पीड, ठीक है, इनर्शिया की वजह से इंक्रीज होगी। मतलब एक इनर्शिया एक फैक्टर होगा, इंक्रीज करने में नहीं, मगर एक फैक्टर होगा जिससे उसकी मतलब वो स्टेट चेंज हो सकती है। मतलब मैंने आंसर बता दिया ऑलरेडी, है ना। तो उसकी मतलब अगर उसको मैं ज्यादा स्पीड दे दूंगा, इनर्शिया की वजह से, अगर उसका इनर्शिया कुछ अलग होता तो उसके लिए अलग वैल्यूज होती वो फोर्स देने की, है ना। तो इनर्शिया डिपेंड, मतलब कुछ इंक्रीज करना भी डिपेंड कर रहा है उसके इनर्शिया पे, और डिक्रीज करना भी इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर डिक्रीज होगी तो भी इनर्शिया के बेसिस पे होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों करेक्ट है, मगर ये तो 1 मार्क, मतलब एक ऑप्शन करेक्ट वाला ही है ना, एक ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट करूं, मेरे को ऐसी चीज चाहिए या फिर मेरे को ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें मुझे दोनों मिल जाए, ठीक है, जिसमें मुझे दोनों मिल जाए, इंक्रीज वाला भी मिल जाए और डिक्रीज वाला भी मिल। अब आप ये सोच रहे होगे कि स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवाने का काम तो फोर्स का होता है, हम फोर्स लगाते तब स्पीड या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है ना। मगर ध्यान से सोचो तो फोर्स लगाने में या फिर फोर्स मतलब स्पीड कम करने में, स्पीड ज़्यादा करने में हम फोर्स लगा रहे हैं, मगर फैक्टर क्या आ रहा है, इनर्शिया ही तो फैक्टर है ना। तो आप ये मत सोचो कि उसमें फोर्स का फैक्टर होगा, मगर ऐसा सोचो कि फोर्स के अल्टीमेट क्या है, इनर्शिया, है ना। तो इनर्शिया एक अल्टीमेट फैक्टर है जिसका जिसका सब टाइप है एक फोर्स, या फिर सब फैक्टर है फोर्स जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, मगर फैक्टर क्या आएगा, एक इनर्शिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी है और सेकंड वाला ऑप्शन भी है, मगर हमारे पास में दोनों चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। सो आगे वाले ऑप्शंस देखते हैं अब। मिल जाए। अब फर्स्ट ऑप्शन में मुझे खाली इंक्रीज वाला मिल रहा है, दोनों नहीं मिल रहे, तो पहला ऑप्शन करेक्ट तो है मगर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन डिक्रीज है, वो भी करेक्ट है मगर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, अब ये वाला देखो, ये क्या है, रेजिस्ट करता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है, और ये तो स्टेटमेंट भी है ना हमारे पास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, है ना, resist the change of motion until and unless an external force is applied on it। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है। अब आंसर दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं ऑप्शन, मगर फिर भी देख लेते हैं हम। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, डेसिलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब डेसिलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। अब उसमें फैक्टर क्या आया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, एक तरीके का रेजिस्टिव फोर्स। मैं मान लो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ या फिर कोई भी कार चले, वो धीरे से स्टॉप हो जाएगी, थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगी, अगर मैं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा। वो किसकी वजह से हुई, नीचे वो रोड जो है उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रही इस डायरेक्शन में, है ना, और फ्रिक्शन फोर्स लगा रही जो मुझे दिख नहीं रहा है मगर अप्लाई हो रहा है ना। तो वो डेसिलरेट करा रही, अब वो फ्रिक्शन फैक्टर आया, इनर्शिया फैक्टर नहीं आया ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हुआ, रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। सो इनर्शिया क्या करता है, रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस अप्लाइज ब्रेक, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास में बहुत अलग अलग वेराइटी के टाइप आ सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में क्या दे रखा है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं गिर, मतलब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता हूँ जब बस चल रही होती है और एकदम से ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। इसमें अलग तरीके का क्या आएगा कि मैं एकदम से चलाता हूँ बस को तो मैं पीछे पीछे चला जाता हूँ, है ना, ये एक टाइप हो सकता है।
या फिर अलग अलग, ये इसमें आंसर वही रहेगा या फिर आंसर का कॉन्सेप्ट वही रहेगा इनर्शिया के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का अलग इनर्शिया है और उस बस की बॉडी का अलग इनर्शिया है ना, तो हम हमारा इनर्शिया लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही बस ने एकदम से ब्रेक लगाया तो मेरी स्टेट ऑफ मोशन क्या है, मोशन वाली, है ना, तो मैं मोशन करता रहूंगा, मेरा इनर्शिया क्या करेगा, उस स्टेट को रेजिस्ट करेगा, है ना, उस चेंज इन स्टेट को रेजिस्ट करेगा, तो मैं मोशन ही करता रहूंगा, मगर बस तो रुक गई ना, तो मैं इसलिए आगे चला जाता हूँ, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास में पीछे जा, मतलब अगर मैं एकदम से बस चली तो मैं पीछे जाऊंगा, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, मैं वापस से हम मेरी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट कर रहा हूँ। सारी चीजों में यही अप्लाई होगा। जैसे मान लो ऐसा हो गया कि मैं वो झटक रहा हूँ किसी, मतलब किसी चीज को साफ कर रहा हूँ, तो उसको एकदम से झटका देता हूँ, उस वजह से वो साफ हो जाती है, इसमें भी इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, मगर कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया है इस आंसर में, ठीक है। इस आंसर में क्या लगेगा, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, बाकी हम हमारे हिसाब से आंसर फ्रेम करेंगे, मगर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इनर्शिया का, ठीक है। अब इसमें आप लिखोगे कैसे, मैं लिखवाता हूँ। आंसर सेकंड, अब इसमें लिखेंगे कैसे वो देख लो। सबसे पहले तो हमारे पास में एक बॉडी है बस, एंड हमारे पास में हमारी बॉडी है खुद की, तो हम लिखेंगे कि on considering the situation, bus is a different body and we are a different body, ठीक है। when we are moving, हम जब चल रहे होते हैं तो we carry our inertia, both the bodies, bus and our body, both bodies carry inertia with them, ठीक है, both bodies carry inertia with them। अब when the bus applies brake, the inertia ऑफ अस, हमारा इनर्शिया, हमारी जो स्टेट है मोशन की है ना, बिकॉज वी आर मूविंग, तो हमारी जो स्टेट है मोशन की उसको चेंज करने से रोकता है, ठीक है। क्या 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 कौन सा फैक्टर चेंज करने से रोकता है, इनर्शिया। द इनर्शिया दैट वी कैरी विथ अस रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, है ना, और उसमें कौन सी मोशन हो रही है, मतलब हम मोशन कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द बस स्टॉप्स एंड वी फॉल फॉरवर्ड्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रहेगी इस आंसर की, लिखवा लेता हूं मैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, द बस is a body and the and us and we are a different body, we are a different body when the bus suddenly applies brakes, our inertia that is of motion resist the change in state, ठीक है, द चेंज इन स्टेट, दैट्स व्हाई वी फॉल फॉरवर्ड्स। अब उधर क्या लिखा मैंने, इनर्शिया दैट इज ऑफ मोशन। अब ऐसे भी दो तरीके के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब जब हम रेस्ट पे रहते हैं तब हमारा इनर्शिया, और इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब जब हम मोशन करते हैं तब हमारा इनर्शिया, ठीक है। तो दोनों चीजों में स्टेट ऑफ मोशन रेजिस्ट होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास में आंसर सेकेंड। अब इसमें वेराइटी कैसी आ सकती है मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे कैसे पैटर्न बन सकते हैं वो भी बता दिया मैंने। सो ये था हमारे पास में आंसर सेकंड। चलते हैं अब हम आंसर थर्ड की तरफ, या फिर क्वेश्चन थर्ड की तरफ। मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ व्हेन मास इज कांस्टेंट, ठीक है, हमें बनाना है मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ व्हेन मास इज कांस्टेंट। अब मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनाएंगे,
ग्राफ बनाना आता है ना, देख लो। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस। हमें क्या करना है, मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। आंसर थर्ड, मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P वर्सेस V। ठीक है, P वर्सेस V, P मतलब मोमेंटम, V मतलब वेलोसिटी। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, मोमेंटम को हम वेरी कराएंगे वेलोसिटी के साथ में, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। और इधर क्या कंडीशन दे रखी है हमारे पास में कि मास हमें हमें हमारे पास में कांस्टेंट है। ठीक है, मास अगर कांस्टेंट है तो P का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। ठीक है, तो अगर मास कांस्टेंट है, मान लो इसकी वैल्यू 5 ही हो गई, 5 केजी हो गई, तो ये रो जो है, सॉरी पी जो है हमारे पास में मोमेंटम, वो किसके प्रोपोर्शनल आया, वी के। देखो अगर मान लो मैं 1 रखता हूँ वी की वैल्यू, तो मोमेंटम कितना हुआ, 5 इंटू वन, दैट इज 5 केजी मीटर पर सेकेंड, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। अब अगर मैं 2 रख दूं तो 2 इंटू 5 इंटू टू, है ना, 5 इंटू टू। अब 3 रख दूं तो 5 इंटू थ्री। तो कैसे कैसे फैक्टर से बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं वेलोसिटी का फैक्टर बढ़ाते जा रहा हूँ, जितना वेलोसिटी का फैक्टर बढ़ाया उतने फैक्टर से मोमेंटम भी बढ़ गया, है ना। तो अगर मैं मास को कांस्टेंट रखता हूँ और अगर मैं इधर वेरी कर रहा हूँ v को, वेलोसिटी को, और इधर वेरी कर रहा हूँ p को, तो हमारे पास में कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखो जैसे जैसे मैं p को वेरी कराऊंगा, मान लो यहाँ पे 1 वैल्यू ले ली मैंने, तो मोमेंटम की कितनी है कि अगर इधर मास 5 है तो 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड मतलब 1 से और बढ़ा दी तो 2 हो गई, है ना, 2 ले ली तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 इंटू फाइव दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट आया, यहाँ पे ऐसा पॉइंट आया, तो ये कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भैया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब कि जैसे जैसे वेलोसिटी का फैक्टर बढ़ रहा है उतने ही फैक्टर से हमारे पास में मोमेंटम का फैक्टर भी बढ़ रहा है, कीपिंग मास कांस्टेंट। ठीक है, मास अगर कांस्टेंट है तो ये था हमारे पास में आंसर थर्ड। ठीक है, चलते हैं अब हम आंसर फोर्थ की तरफ। आंसर फोर्थ भी ऐसा ही है, इसमें बस चीजें चेंज कर दी है। इसमें क्या किया है, हमें निकालना है P वर्सेस M का ग्राफ व्हेन ये कांस्टेंट है। ठीक है, जब हमारे पास में v कांस्टेंट है और हमें p और m का ग्राफ निकालना है, तो बात वही है। इसमें क्या किया, मान लो कि मैंने v को रख दिया 5 और मास को बढ़ा रहा हूँ 1 kg 2 kg 3 kg, तो बात तो वही है ना, है ना। तो हमारे पास में ग्राफ वापस से ऐसा ही आएगा आंसर फोर्थ का भी, या फिर क्वेश्चन फोर्थ का। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ भी ऐसा ही सिमिलर था, मगर चीजें चेंज कर दी बस। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, इसको कांस्टेंट रखा उसको वेरी कराया, उसमें उसको कांस्टेंट रखा इसको वेरी कराया। ठीक है, सो ये था हमारे पास में आंसर फोर्थ। चलते हैं अब आंसर फिफ्थ की तरफ, या फिर क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन फिफ्थ कहा गया हमारे पास में, कहा गया, हाँ हमारे पास में क्वेश्चन फिफ्थ है। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे पास में, विच रिक्वायर्स अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, विच रिक्वायर्स अ ग्रेटर फोर्स। अब हमारे पास में m1 मास दे रखा है, एक बॉडी है A, या फिर बॉडी है हमारे पास में 1, जिसका मास दे रखा है m1 इज इक्वल टू 2 kg, और A1 उसका एक्सेलरेशन उसका दे रखा है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बॉडी 2 है हमारे पास में, जिसका m2 मास दे रखा है हमारे पास में कितना है 4 kg, और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर्स पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है या फिर क्या बता रहा है क्वेश्चन, कि अगर मास m1 kg है, 2 kg है बॉडी 1 का, और बॉडी 2 का मास है 4 kg, तो और अगर मुझे इस बॉडी को एक्सेलरेट कराना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मेरे को किस बॉडी पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो जितना फोर्स दूंगा उतना ही एक्सेलरेट करेगी, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में उस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अगर मैं इन दोनों के लिए फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं, किससे, फ्रॉम
न्यूटन्स थ्योरी पेपर में आप ऐसे लिख सकते हो, अच्छा लगता है टीचर को बहुत, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। ठीक है, तो फोर्स F1 बॉडी वन के लिए, फॉर बॉडी वन F1 कितना हुआ, m1 इंटू ए1, दैट इज m1 कितना है 2 kg और a1 कितना है 5 kg। 10 न्यूटन्स, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो F1 कितना आया 10 न्यूटन। अब फॉर बॉडी टू ऐसे ही करेंगे, फॉर बॉडी टू F2 इज इक्वल टू m2a2। तो m2 कितना है यहाँ पे 4 kg और a2 कितना है 2 kg, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 4 kg इंटू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी 8 न्यूटन। तो किसको ज्यादा फोर्स लगा, उसको, ऊपर वाली बॉडी को। ऑल्दो इसका मास कम था और इसका मास ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा वेलोसिटी या फिर ज्यादा एक्सेलरेट करवाना पड़ा और इसको कम एक्सेलरेट करवाना पड़ा, इस वजह से इसको कम फोर्स लगा और उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, तो किसका आंसर, क्या आंसर होगा, द बॉडी वन विल रिक्वायर मोर फोर्स टू एक्सेलरेट इट एट 5 meters per second square if its mass is 2 kg, if its mass is 2 kg। ठीक है, चलो ये था हमारे पास में आंसर 5। चलते हैं अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 हमारे पास में है, कहाँ गया क्वेश्चन 6, हाँ। अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइज ऑन द मास, ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉर 2 seconds। ठीक है, एंड इट चेंजेस इट वेलोसिटी फ्रॉम 3 meters per second to 7 meters per second। ठीक है, ये तो हमारे पास में हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, उस फोर्स की वैल्यू। पहले तो सबसे पहले फोर्स की वैल्यू निकालनी है, और अगर टाइम हमारे पास में उस फोर्स अप्लाई होते होते 5 सेकंड हो जाता है, मतलब उस फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को अप्लाई होते होते 5 सेकंड हो गए, तो हमें निकालना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड के एंड पे कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलो कौन सा आंसर है, आंसर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे पास में एक बॉडी है, वो चलती है या फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है और वो चल जाती है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 meters per second, सॉरी 3 meters per second, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 7 meters per second। ठीक है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, और इस टाइम इंटरवल में उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब हमें क्या गिवन है कि अगर 5 सेकंड तक यही फोर्स अप्लाई होता रहा, ठीक है, 5 सेकंड तक यही फोर्स अप्लाई होता रहा, तो 5 सेकंड के एंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये निकालना है हमें। सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक चीजें दे रखी है, तो हम क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। क्या मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, नहीं गिवन है। क्या मेरे पास में यहाँ पे मास गिवन है, बिल्कुल गिवन है। मास कितना है 5 kg। ठीक है, तो ए तो गिवन नहीं है, ए कैसे निकालू, ए का एक और फॉर्मूला होता है एम v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, या फिर फर्स्ट इक्वेशन से भी आ सकता है। तो मेरे पास में यहाँ पे मैं ए निकाल सकता हूँ, देखो v गिवन है, u गिवन है और t भी गिवन है ना। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरे पास में f की वैल्यू आ जाएगी। m कितना है 5 kgs, v माइनस यू दैट इज 7 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड्स। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 5 इंटू 4/2 दैट इज 10 न्यूटन। इसको और फर्दर सॉल्व किया तो कितना आया 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, आगे भी वही होगा, है ना, आगे भी वही होगा, क्योंकि हमने और तो चेंज कुछ किया नहीं ना, फोर्स तो वही अप्लाई हो रहा है। हमें क्या निकालना है, 5 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे बात समझ में आई। चलो
अब मैं क्या करूंगा कि ये अब मेरे पास में यहाँ पे टाइम दे रखा है कितना है इस वाली कंडीशन के लिए, t इज इक्वल्स टू कितना है 5 सेकेंड्स, और मेरे पास में यहाँ पे v दे u दे रखा है 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है 3 मीटर्स पर सेकेंड, और मेरे पास में यहाँ पे क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी। अब इस वाले कंडीशन के लिए क्या हो गई, ये वाली फाइनल वेलोसिटी, इस वाले कंडीशन के लिए ये थी, और इस वाले कंडीशन के लिए कितनी हो गई, वो वाली v वैल्यू जो हमें निकालनी है। अब मगर एक्सेलरेशन तो सेम अप्लाई हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन में जो मैंने यहाँ पे निकाला दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, वो इधर भी अप्लाई होगा, है ना। तो ए कितना आया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर भी मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, वो वाला ही, ठीक है, एक्सेलरेशन वाला, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली। देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v तो हमें निकालना है, u कितना है 3 मीटर्स पर सेकेंड, प्लस a कितना है 2 इंटू t कितना है 5, सो v कितना आया 3 प्लस 10 दैट इज v इज इक्वल टू 13 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये आया हमारे पास में फाइनल वैल्यू किसकी, फाइनल वेलोसिटी की, जब 5 सेकेंड हो जाते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, जब फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन्स का और ऐसी कुछ कंडीशन है, ठीक है। सो ये था हमारे पास में आंसर 6। चलते हैं अब हम आंसर 7 की तरफ। हाँ, आंसर 7 या फिर क्वेश्चन 7 क्या है हमारे पास में, एक मोटर कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 108 किलोमीटर्स पर आवर, और उसकी वो रेस्ट पे आ जाती है कितने सेकंड्स में, 4 सेकंड्स में, ठीक है। हमें निकालना है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया जो वो रेस्ट पे आ गई, जब उसका मास है 1000 केजीज, ठीक है 1000 केजीज। अब आंसर आंसर कौन सा है, 7, ठीक है, आंसर 7। मोटर कार दे रखी है, मोटर कार से कोई लेना देना, हमें तो डेटा पे फोकस करना है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी दे रखी है 108 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0 किलोमीटर्स पर आवर, रेस्ट पे आ जाती है, और उसको टाइम कितना लगता है ये सब करने में 4 सेकेंड्स का, और उसका मास कितना दे रखा है 1000 केजीज। मोटर कार है, बहुत भारी है, ठीक है, बहुत भारी मोटर कार है, हमारे पास में मास दे रखा है 1000 केजीज। अब हमें क्या निकालना है, इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, वही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, v इज इक्वल f इज इक्वल टू ma, f इक्वल्स ma, f इक्वल्स m कितना है 1000 केजीज इंटू v कितना है v माइनस यू अपॉन टी दैट इज 108 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, गलत, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास में मीटर पर सेकंड में है ही नहीं, सारी चीजें ऐसा यूनिट में, तो हमें इससे भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट थोड़ी है, मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के लिए कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला है, या फिर मैं एक तरीका यूज कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो 108 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर्स, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में कितने मिनट्स होंगे, है ना, 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएंगे हमारे पास में, 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हो गए, तो देखो 1 आवर में 60 मिनट्स, सो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स, 60 मिनट्स में कितने हो गए, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास में 60 मिनट्स या फिर 1 आवर की वैल्यू आ जाएगी, तो 60 इंटू 60, इसको आप फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास में क्या आया 5/18 इंटू 108,
ठीक है। अब इसे डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो जनरली नहीं पूछा जाता है, फिर नहीं करना होता है, मगर फिर भी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये कितना होगा, 8 9 टाइम्स 9 54, ठीक है, 6 टाइम्स। तो ये होगा हमारे पास में 6 इंटू 5 हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 दैट इज 30 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो 108 किलोमीटर्स पर आवर कितना आया, 30 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सो इधर लिखेंगे 30 माइनस जीरो अपॉन 4। इधर भी हम गलत हो गए, है ना, इधर भी हम गलत हो गए। यहाँ पे क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, इधर क्या है, u है 30 मीटर्स पर सेकेंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा 0 माइनस 30, ठीक है। तो ये होगा 1000 इंटू माइनस 30 अपॉन 4। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये होगा 25 250, ये हो जाएगा 7500 न्यूटन। सो इसको, इस मोटर कार को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा, -7500 न्यूटन। अब माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर आ रही थी मोटर कार, तो हमें इस ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ा। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी, इधर, फोर्स किधर लगाना पड़ा, इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए साइन उल्टा करना पड़ा, ठीक है। सो ये था हमारे पास में आंसर 7। अब डायरेक्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ, ठीक है। हमारे पास में फोर्स दे रखा है, अगर मेरे पास में फोर्स है 5 न्यूटन का, और मेरे पास में एक बॉडी है 1 और एक बॉडी है 2, ठीक है, एक बॉडी है 1 और एक बॉडी है 2। तो जब मैंने m1 बॉडी को फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो वो एक्सेलरेट हुई 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से। और जब मैंने बॉडी 2 को, जिसका मास था m2, उसको 5 न्यूटन का फोर्स दिया, तो वो एक्सेलरेट हुई कितने, 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब मैंने दोनों मासेस को कंबाइन कर दिया, तो जब मैंने उसको 5 न्यूटन का फोर्स दिया, तो उसकी कितने तो वो कितना एक्सेलरेट होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन को हम इधर समझते हैं डायग्रामेटिकली। आंसर 8, हमारे पास में एक बॉडी है जिसका मास है m1, उसको फोर्स दिया 5 न्यूटन का, ठीक है, वो एक्सेलरेट हुई कितने, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। दूसरी बॉडी हमारे पास में m2, उसको भी 5 न्यूटन का फोर्स दिया, वो कितने से एक्सेलरेट हुई, 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से। अब जब मैंने इन दोनों को बॉडी को कंबाइन कर दिया, मतलब मास कंबाइन हो गए, तो m1 का मास कितना है m1 और m2 का मास कितना है m2, तो इधर कितना होगा m1 प्लस m2, दोनों को मिक्स कर दिया तो m1 प्लस m2। अब मैंने क्या किया, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मुझे यहाँ पे a कितना मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे a कितना मिलेगा, कैसे करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूँ तो F इज इक्वल टू ma, a कितना होगा, a निकालना तो F अपॉन m, यहाँ पे F तो है हमारे पास में 5 न्यूटन, m क्या है, m1 प्लस m2, ये निकालना है हमको m1 और m2 की वैल्यू, ताकि मैं एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब इधर मैं अलग न्यूटन सेकंड लॉ मोशन अप्लाई करूंगा, इधर अलग न्यूटन सेकंड लॉ मोशन अप्लाई करूंगा, उससे क्या मिलेगा मुझे, m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू जो मैं वहां पे पुट करूंगा, ताकि मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल सके, ठीक है। चलो, फॉर बॉडी m1 या फिर बॉडी 1, F इक्वल्स ma, F1 इक्वल्स m1 a1, तो F कितना है 5 और m1 तो निकालना है, और a कितना है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो m कितना हुआ, m1 कितना हुआ 5/10, दैट इज 1/2, m1 कितना आया 1/2 kgs, ये आ गया हमारे पास में m1। अब हम चलते हैं m2 निकालने, फॉर बॉडी 2 F इक्वल्स ma वापस से, ठीक है, F2 इक्वल्स m2 a2,
F2 कितना है, वो भी 5 न्यूटन ही है, M2 तो निकालना है, और एक A2 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो M2 कितना आएगा 5/20, दैट इज 1/4 kg। ठीक है, सो M2 कितना है 1/4 kg, M1 कितना आया 1/2 kg, वहां पे लिख दो, सिंपल। ठीक है, सो A इक्वल्स 5/1/2 प्लस 1/4, इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पे 5 ये बड़ा वाला और छोटा वाला नीचे, 4 एलसीएम आया, डिवाइड हुआ 2 + 1। ठीक है, नॉर्मल एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लिया, इसका 4 आया, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, 2 into 1 दैट इज 2, इधर क्या हुआ 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 into 1 1, 2 + 1 3। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 5 into 4, ये ऊपर चला गया अपॉन 3। नॉर्मल अलजेब्रा आना चाहिए या फिर नॉर्मल फ्रैक्शन अलजेब्रा आना चाहिए। ये क्या होगा, a इक्वल्स 20/3, दैट इज a इक्वल्स 6.66 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको 6-7 भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये आई इसकी वैल्यू, जब मैंने M1 और M2 मास को कंबाइन करके 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसके एक्सेलरेशन कितना होगा 6.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये था हमारे पास में आंसर 8। चलते हैं अब हम आंसर 9 की तरफ, या फिर क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 है हमारे पास में कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इज इफ अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड इज इन अ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, जब बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन में और वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। पहला है मेरे पास में स्पीड ऑलवेज चेंजेस। ठीक है, स्पीड ऑलवेज चेंजेस। और सेकंड क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस। थर्ड है हमारे पास में गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। फोर्थ है हमारे पास में फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि स्पीड ऑलवेज चेंजेस। अब एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्पीड तो हमेशा चेंज होगी, हर एक इंस्टेंट पे स्पीड चेंज होती है हमारे पास में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, चलो मान लिया। सेकंड वाले में वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दिया तो वेलोसिटी भी हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। थर्ड क्या है, गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। जब मैं एक्सेलरेटेड मोशन करवाता हूँ, हर बार थोड़ी होता है क्या, हम अर्थ के पास में भी तो आते हैं। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचा, ऊपर फेंका, तो ये नीचे भी तो आया है ना। मान लो मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये नीचे भी तो आया ना, है ना, हमेशा तो ऊपर नहीं जा सकता, है ना। तो एक्सेलरेटेड मोशन में ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अर्थ के दूर जाए, है ना, अर्थ के पास में भी आ सकता है। और मैं अर्थ के पास वाले ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्स में किसी की भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में तो बात नहीं कर सकता ना, अर्थ तो बहुत ही दूर हो गई उन यूनिवर्स वाले ऑब्जेक्ट से। तो एक्सेलरेशन तो यूनिवर्सल है, अर्थ बहुत छोटी सी है ना उस यूनिवर्स में, है ना। तो एक्सेलरेटेड ऑलवेज गोज फ्रॉम अवे फ्रॉम द अर्थ, ये हमारे पास में स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। तो आंसर फोर्थ या फिर ऑप्शन थर्ड है हमारे पास में करेक्ट। ठीक है, सो ये था ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ वाले को भी देख लेते, उसको क्यों छोड़े, है ना। अब फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग। अब एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है, जब स्पीड चेंज होती है। और स्पीड चेंज कब होती है, स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है, तो स्पीड या वेलोसिटी चेंज कब होती है, जब मैं उस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई होगा तभी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, है ना। तो मेरे पास में फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग, तो ये स्टेटमेंट भी सही थी। तो आंसर कौन सा हुआ, या फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, थर्ड, गोज ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, वो स्टेटमेंट है रॉन्ग। ठीक है, ये था हमारे पास में आंसर 9। चलते हैं अब हम आंसर 10 की तरफ, या फिर क्वेश्चन के 10 की तरफ, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। हमारे पास में एक बुलेट दे रखी है। ठीक है, हमारे पास में बुलेट दे रखी है जिसका मास है 10 ग्राम। ठीक है, बुलेट का मास बहुत छोटा है, कम ही होता है ना। तो बुलेट का मास दे रखा है हमारे पास में 10 ग्राम्स। मैं रिफिल कर लेता हूँ इनको, जब तक आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। बुलेट का मास दे रखा है हमारे पास में 10 ग्राम। ठीक है, बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम्स, और उसकी जो वेलोसिटी थी, उसको फायर किया तो उसकी वेलोसिटी थी 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है,
वो किसी वॉल को हिट करती है, थोड़ी देर बाद में वो रेस्ट पे आ जाती है। रेस्ट पे आ जाती है मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, ठीक है। और उस टाइम इंटरवल में वॉल को हिट करी और अंदर पेनिट्रेट करी, फिर रेस्ट पे आई, तो उस टाइम इंटरवल में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आई 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड फोर्स अप्लाई हुआ, इसके इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तभी तो स्टॉप हुई ना, वेलोसिटी चेंज हुई, तभी तभी फोर्स अप्लाई हुआ, तभी तो चेंज हुई। तो यहाँ पे आई 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर तक चली, फिर वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें उसी फोर्स को निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितना फोर्स अप्लाई हुआ तब उसकी वेलोसिटी जाके 0 हुई, और हमें निकालना है टाइम, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। क्या निकालना है, फोर्स और टाइम, फोर्स और टाइम निकालना है हमें। चलो, हमारे पास में वैल्यूज क्या क्या गिवन है, सबसे पहले मास, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और एस, ठीक है। अब एस है हमारे पास में, तो एस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में तो नहीं आता है, हमें जाना पड़ेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। कौन कौन सी है हमारे पास में, याद है, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, मैं क्या निकालूंगा, एक तो टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम में कौन कौन सी इक्वेशंस निकाल सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। कैसे निकालूंगा, वी यू ए पुट कर दूंगा, वी है मेरे पास में, यू है मेरे पास में, ए है क्या, नहीं है, है ना। तो मैं ना तो ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, ना तो ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। जब मुझे ए ही नहीं पता है तो कैसे यूज करूँ, है ना। तो जब मैं ए निकालूंगा तब मेरे पास में इन सारी इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो मैं जब ए, तो मेरे को पहले ए निकालना पड़ेगा, तो ए कैसे निकालूं, ध्यान से थर्ड इक्वेशन को देखो। क्या मेरे पास में v है, हाँ है, 0। क्या मेरे पास में u है 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। क्या मेरे पास में s है, बिल्कुल है, 5 सेंटीमीटर्स। क्या मेरे पास में a निकालना है, बिल्कुल निकालना है, तो मैं थर्ड इक्वेशन को यूज करूंगा। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन of motion, from third equation of motion, v square minus u square equals 2as, v कितना है 0, 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना है 10⁻³ 10⁻³ का स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू ए इंटू एस, एस कितना है 5 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये है SI यूनिट्स में सारी चीजें, तो 5/100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है ना। सो ये होगा 5/100, दैट इज 0.05, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। ये ज़्यादा सिंपल रहेगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। सो 0 का स्क्वायर का 0, ये हो गया 10⁻6 इक्वल्स क्या होगा 2 इंटू ए इंटू 10⁻⁻² इंटू 5, ठीक है, 10⁻² इंटू 5, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया 5 इंटू 2, 10 इंटू 10⁻², ये रहा इंटू ए इक्वल्स -10⁻6। अब ये क्या हो जाएगा 10⁻1 और 10⁻², 10⁻1, ये तो नॉर्मल है, आना चाहिए, ठीक है। इसको नीचे भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 अपॉन 10⁻1, ये हो जाएगा ऊपर जाके +1, और ये हो जाएंगे आपस में ऐड, तो फिर होगा हमारे पास में -10⁷ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए कितना आया 10⁷ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस में, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। वैसे भी रिटार्डेशन ही हुआ था, वेलोसिटी कम हो रही है ना। तो इतना वैल्यू आई एक्सेलरेशन की, कितनी 10⁷ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सो ये तो आ गया हमारे पास में किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ये तो निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है, टाइम और फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स, क्योंकि ए आ गया, एम तो वैसे गिवन है ना, तो फोर्स निकालते हैं। सो फोर्स कैसे निकालेंगे, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स ma, तो F इक्वल्स 10। अब ये ग्राम में, इसको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, ठीक है। ये कैंसिल हुआ तो ये कितना आएगा 10⁻², ठीक है। 100 का क्या होगा 10⁻², और ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻² kg, लिख दो उधर 10⁻² इंटू -10⁻7, ठीक है, माइनस का है, तो ये कितना होगा F इक्वल्स 10⁻⁻7
2 + 7 वो भी माइनस का पूरा वाला, और ये -5 न्यूटन। 10 टू न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, लगा होगा उस बुलेट पे स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 10th। अब मगर अभी टाइम निकालना बाकी है। ठीक है, टाइम निकालने के लिए कुछ नहीं, कोई सी भी दोनों में से एक इक्वेशन यूज कर लो, आ जाएगा। अब मुझे सिंपली ये वाली इक्वेशन आसान लग रही है तो मैं ये वाली इक्वेशन ही यूज करता हूँ। ठीक है, चलो, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, t इक्वल्स क्या होगा v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो t इक्वल्स क्या होगा, v कितना है 0 माइनस u कितना है, कहाँ गया 10⁻³ अपॉन v a कितना है -10⁻7। ठीक है, तो ये हो गया -10⁻³ अपॉन -10⁻7। तो t कितना आएगा, ये हो गया माइनस से माइनस कैंसल, और 3 - 4 दैट इज 3 - 7 सॉरी, t इक्वल्स 10⁻⁻4 सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁻4 सेकेंड, इतना कम टाइम लगेगा उसको स्टॉप होने में। और ये प्लस का आ रहा है तो आप समझ लेना कि आपने सारी चीजें सही करी है, क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव ही होता है ना। तो ये आ गया हमारे पास में 10⁻⁻4 सेकेंड। अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे लिख सकते हो 10⁻4, ये होगा 1/1 बार 0, इसको लिख सकते हैं 0.0001 सेकेंड। इतने कम सेकेंड में, ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स में हमारे पास में ये स्टॉप हो जाएगा। माइक्रो तो नहीं, मतलब बहुत कम सेकेंड में, 0.0001 सेकेंड्स में ये बॉडी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, या फिर ये बुलेट स्टॉप हो जाएगी। तो ये था हमारे पास में आंसर 10th। अब हमारे पास में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर खत्म होता है। सो ये सारी चीज़ें थी इस लेक्चर में, ज़्यादा कुछ था नहीं, खाली बहुत मतलब थोड़ी बहुत टिपिकल चीज़ें थी, या फिर थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग थी। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो आपको देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी इस लेक्चर में। चलते हैं अब हम, बाय बाय।